वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी, और नाभिकीय भौतिकी के अंदर बच्चों हमने अल्फा बीटा और गामा जो क्षय हुआ था, अल्फा बीटा और गामा जो कण निकले थे, जो किरणें निकली थी, उनकी प्रॉपर्टीज बच्चों हमने पढ़ी, उनकी गुण पढ़े थे। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है हमारा नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बच्चों हम बात करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया की। नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि कोई भी नाभिक है, उस नाभिक के ऊपर किसी कण का आपतन करवाया जाता है, कोई कण गिराया जाए नाभिक के ऊपर, तो वो नाभिक पहले तो उससे अस्थायी नाभिक का निर्माण होगा, और फिर अस्थायी नाभिक जो होगा बच्चों, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होगा, वो स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाएगा यानी कि स्थायी नाभिक में बदल जाएगा, और साथ में पार्टिकल का एक कण का भी उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार से जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया बनती है। तो हम देखते हैं इसको कि पहले जो बच्चों हम बात करते हैं, कोई भी नाभिक लेते हैं, एक्स नाभिक की बात करते हैं हम। कोई नाभिक लिया बच्चों हमने एक्स नाभिक, एक्स नाभिक के ऊपर कोई कण गिराया बच्चों, जिसे हमने ए माना है कि एक्स नाभिक के ऊपर कोई कण ए गिराते हैं तो ये एक नया नाभिक बनेगा वाई नाभिक, यानी कि बच्चों जिसे हम अस्थायी नाभिक कहते हैं। कौन सा नाभिक बच्चों? अस्थायी नाभिक होगा। और फिर बच्चों ये अस्थायी नाभिक जो है किस में बदल जाएगा? स्थायी नाभिक के अंदर, यानी कि वाई नाभिक, और ये स्थायी यानी कि स्टेबल में चेंज होगा, और साथ में एक कण भी निकलेगा जिसे हम क्या बोल देंगे? उत्सर्जन करेगा कण का, बी नाम दे दिया है। तो ये जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि बच्चों कोई नाभिक था जिसे हमने क्या नाम दिया है? एक्स नाम दिया है, और इस नाभिक के ऊपर किसी कण का बच्चों आपतन करवाया जा रहा है। तो हमने किस कण का आपतन करवाया है? कण ए का। जब कण ए जो है वो एक्स नाभिक के ऊपर आपतित करवाया जाएगा, डाला जाएगा, तो एक नया नाभिक बन जाएगा जो कि अस्थायी नाभिक होगा, जिसे क्या नाम दिया हमने? वाई नाभिक। और ये नाभिक बाद में किस में बदल जाएगा? स्थायी नाभिक में, जिसे हमने वाई नाभिक स्थायी दिया है। और साथ में क्या होगा बच्चों? एक कण भी उत्सर्जित करता है, यानी कि जिसे हमने बच्चों बी नाम दिया है। तो ये जो अभिक्रिया होती है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये नाभिकीय अभिक्रिया थी जिसको हमने इस प्रकार से लिखा है। तो यानी कि पहले कोई नाभिक होता है, उसके ऊपर किसी कण का आपतन करवाया जाता है, और कण का आपतन करवाने पर वो पहले तो अस्थायी नाभिक बनेगा, और अस्थायी नाभिक से फिर वो स्थायी नाभिक यानी कि अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, और साथ के अंदर एक पार्टिकल का भी इमिशन होता है, एक कण का भी उत्सर्जन हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी बच्चों नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, और इसके अंदर हम देखते हैं पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और फिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। दो प्रकार की होती है नाभिकीय अभिक्रिया बच्चों। एक नंबर आती है हमारे पास नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और दो नंबर आती है बच्चों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो बच्चों दो अभिक्रिया होती है, एक होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और बच्चों एक होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो हम इसको देखेंगे, एक तो विखंडन और एक संलयन। विखंडन और संलयन ये हम पहले भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। विखंडन का मतलब टूटना, ब्रेक होना, संलयन का मतलब ऐड यानी कि जुड़ना, सीधा सीधा सा मतलब है बच्चों। विखंडन का मतलब होता है टूटना, और संलयन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की, कि नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया है वो क्या होती है। यानी कि एक कोई भारी नाभिक है, हैवी नाभिक है, बड़ा नाभिक है, वो दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो ये जो अभिक्रिया होती है बच्चों नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया
कहलाती है। यानी कि कोई बड़ा नाभिक था, वो किन्हीं दो नाभिकों के अंदर टूट गया है, एक से दो नाभिक बने हैं या दो से अधिक बने हैं, यानी कि एक नाभिक था, उसके ऊपर कोई कण हमने आपतित करवाया, कोई कण डाला और किसी कण का आपतित करवाने पर वो टूट चुका है नाभिक, और टूटने पर अन्य बहुत सारे नाभिकों का निर्माण हो रहा है, तो एक से अनेक नाभिक बने, यानी कि विखंडन हुआ नाभिक, यानी कि नाभिक टूटा है। तो इस प्रकार की जो बच्चों अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। और फिर हम यदि बात करें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की, तो बच्चों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होगी कि जब छोटे छोटे यानी कि हल्के नाभिक मिलकर के एक नाभिक का निर्माण करें बड़े का, यानी कि बहुत सारे अनेक नाभिक मिलकर एक का निर्माण करते हैं तो संलयन यानी कि जुड़ते हैं, तो वो अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। विखंडन का मतलब एक नाभिक जो है टूट करके अनेक नाभिकों का बच्चों निर्माण करता है, तो वो अभिक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण देखें यदि, तो बच्चों क्या होगा कि हमने ले लेता कोई एग्जांपल लिया, यूरेनियम 92-235 है बच्चों, यूरेनियम 92-235, इसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन गिराया, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करें 0 and 1 से, कि चार्ज तो 0 होता है तो 9 एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास से हमने एक रिप्रेजेंट कर दिया, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। तो यूरेनियम के ऊपर एक यूरेनियम यानी कि एक नाभिक हुआ, एक कण हुआ, तत्व हुआ, यूरेनियम यानी कि इस नाभिक के ऊपर एक हमने कण आपतित करवाया। तो बच्चों कौन सा कण आपतित करवाया हमने, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है यूरेनियम जो है वो एक्स नाभिक का निर्माण कर रहा है, या जो है एक्स नाभिक को रिप्रेजेंट कर प्रदर्शित कर रहे हैं जिस प्रकार से, तो इसका काम कर रहा है। तो यूरेनियम 92-235 है, इसके ऊपर एक कण ए यानी कि हमने न्यूट्रॉन को गिराया, तो ये यूरेनियम के ऊपर बच्चों हमने न्यूट्रॉन को गिराया है, तो एक नाभिक के ऊपर हमने कण का आपतन करवाया है, तो इसका विखंडन होगा, विखंडन अभिक्रिया बनेगी तभी। तो विखंडन होगा तो एक तो ये बन जाता है बैरियम के अंदर, एक ये टूट जाता है क्रिप्टॉन के अंदर। तो हम इसका देखते हैं, ये होता है 56 144 और ये होता है 36 और 89। तो यदि हम बात करते हैं तो बैरियम का जो होता है 144 होता है 56 एटॉमिक नंबर, और क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर और 89 जो है इसका एटॉमिक जो है वो मास हो जाएगा, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे 0 and 1। तो ये जो बच्चों अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यानी कि एक बड़ा नाभिक था, वो दो हल्के नाभिकों के अंदर टूटा, किस किस के अंदर, बैरियम और क्रिप्टॉन, दोनों हल्के नाभिक हैं यूरेनियम की तुलना के अंदर। तो यूरेनियम के ऊपर एक एक्स नाभिक, इसके ऊपर किसी कण का आपतन करवाया जाएगा तो ही इसका विखंडन होगा। तो बच्चों हमने किस कण का आपतन करवाया है यूरेनियम के ऊपर, बच्चों न्यूट्रॉन का। तो यूरेनियम नाभिक के ऊपर जो कण का आपतन करवाया जाएगा यानी कि न्यूट्रॉन का आपतन करवाया, तो ये दो हल्के नाभिकों में टूटेगा बच्चों, हल्के नाभिक एक बैरियम और क्रिप्टॉन, तो दो नाभिकों में टूट गया, ये बैरियम और क्रिप्टॉन में ये 3 न्यूट्रॉन का भी उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि कण का भी तो उत्सर्जन होता है ना, यानी कि पहले अस्थायी नाभिक फिर स्थायी नाभिक फिर कण का उत्सर्जन होता है। तो यानी कि जब एक्स नाभिक के ऊपर कण डाला तो पहले अस्थायी नाभिक फिर स्थायी नाभिक फिर क्या बना, एक कण का उत्सर्जन हो जाता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया है बच्चों वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हुई नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यानी कि एक हैवी नाभिक, एक भारी नाभिक, एक बड़ा नाभिक के ऊपर किसी कण का आपतन करवाया जाए तो वो हल्के नाभिकों में, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो बच्चों यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। और हमने इसको देखा, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन डाला, एक कण डाला, तो ये बैरियम और क्रिप्टॉन में टूटा और 3 न्यूट्रॉन का भी उत्सर्जन हुआ है। तो ये बच्चों नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हुई। और फिर हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की बात करें, नाभिकीय संलयन तो एक बार हम पढ़ ही रहने देते हैं, इसको तो नहीं देख रहे, हम बात कर रहे हैं नाभिकीय विखंडन की। तो जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। तो पहले नाभिकीय अभिक्रिया थी, नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन में एक बड़ा नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटेगा और संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। तो नाभिकीय संलयन को तो हम आगे देखेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो विखंडन ये हमने देखी है, बड़ा नाभिक एक हल्के नाभिकों में टूट रहा है। तो विखंडन भी 2 प्रकार की होती है,
एक नंबर होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। बच्चों, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और 2 नंबर आती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं अभी नाभिकीय विखंडन। सबसे पहले नाभिकीय अभिक्रिया बच्चों 2 प्रकार की, 1 नंबर नाभिकीय विखंडन, 2 नंबर नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन देखी हमने कि एक बड़ा नाभिक हल्के नाभिकों में टूट रहा है, कण उत्सर्जन कर रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, वो थी नाभिकीय विखंडन। संलयन हम आगे पढ़ेंगे। अब विखंडन की बात करें तो विखंडन भी 2 प्रकार की, नाभिकीय अभिक्रिया भी 2 प्रकार की, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो संलयन को छोड़ा हमने विखंडन की बात करें। विखंडन भी 2 प्रकार की, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नियंत्रित मतलब कंटिन्यू जो है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब जिसकी श्रृंखला को नियंत्रित किया जा सकता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब जिसकी श्रृंखला को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, उसके बाद अनियंत्रित देखेंगे, फिर नाभिकीय संलयन आती है। तो नियंत्रित मतलब जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया यानी कि जब नाभिकीय विखंडन हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते कि किसी भी यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन गिराया तो ये आगे तत्व टूटे, ऊर्जा मुक्त होगी, और न्यूट्रॉन गिरेंगे तो और टूटते जाएंगे और ऊर्जा मुक्त होगी। इसी प्रकार से यदि हमें लगता है किसी प्रकार की कोई हानि हो रही है या कोई नुकसान होने वाला है या कोई भी आपत्ति आ गई है, तो किसी प्रकार का कोई भी मतलब इमरजेंसी आ जाती है या हम उसको रोकना चाहते हैं, अभिक्रिया को बीच में रोकना चाहते हैं, तो किसी प्रकार से हम रोक सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे, आगे परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी के अंदर आएगा किस प्रकार से रोका जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर डालना पड़ता है या क्या उसका पैटर्न, क्या उसके तरीके रहते हैं। तो उनकी सहायता से हम देखेंगे भी किस प्रकार से इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो कंट्रोल यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब जब कोई अभिक्रिया हो रही है, विखंडन हो रहा है, तो उसकी ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वो बच्चों जो अभिक्रिया होगी कोई चल रही है, उसको किसी भी टाइम के ऊपर हमने उसको नियंत्रित कर लिया है, हम अपने वश में कर लिया है, हमने उसको रोक लिया है, तो वो जो अभिक्रिया होती है बच्चों नाभिकीय श्रृंखला यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि जिसको हम रोक पा रहे हैं, अपने वश में कर सकते हैं, यानी कि जिससे नुकसान हो रहा तो हम उससे बच सकते हैं, कोई भी ऐसा तरीका यूज करके जिसको हम अभिक्रिया को रोक दें बीच के अंदर। तो हमने नियंत्रित कर लिया है, उसको अपने वश में कर लिया है, हमने रोक लिया है उस अभिक्रिया को, तो हमने उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है। अभिक्रिया के ऊपर एक श्रृंखला चलती जा रही थी, कंटिन्यू नाभिक टूटते जा रहे हैं, किसी समय के ऊपर उसको हमने नियंत्रित कर पा रहे हैं उस अभिक्रिया को, तो वो बच्चों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने देखा अभी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को, यानी कि जब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का हमें प्राप्त हो रही थी, क्या थी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कि जब विखंडन हो रहा है नाभिका, अन्य नाभिकों का निर्माण, ऊर्जा मुक्त होती जा रही है, उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम, तो वो यानी कि अपने कंट्रोल में कर पा रहे हैं, तो वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, नियंत्रण कर पा रहे हैं। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं हम लोग, परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी या फिर इसे हम नाभिकीय भट्टी भी कहते हैं। परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी जो है वो क्या होती है, तो हम देखते हैं जो है एटॉमिक वर्नेंस या न्यूक्लियर वर्नेंस क्या है, नाभिकीय भट्टी क्या है, परमाणु भट्टी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर ही अंतर्गत ही आती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पर ही कार्य करती है, उसी के बेस्ड है। तो इसके अंदर देखते हैं, इसके मुख्य भाग निम्न होते हैं। क्या क्या भाग होते हैं, पहला होता है ईंधन, फिर होता है अवशोषक, फिर अवमंदक और फिर शीतलक। यानी कि इसके मुख्य 4 भाग होते हैं परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी के, ईंधन, अवशोषक, अवमंदक और शीतलक। अब अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसके अंदर ईंधन क्या काम में आता है। ईंधन की बात करेंगे, ईंधन किसके काम आता है कि अपने जो भट्टी होती है, इस भट्टी के अंदर ईंधन का मतलब जलाने के लिए जो पदार्थ काम में आएगा, जिससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो वो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235
या फिर यूरेनियम 238 की जो छड़ें होती है इस प्रकार से, जैसे देख सकते हैं हम 1 2 3 4 हमने यहाँ 4 छड़ें लगा रखी, यूरेनियम 235 या 238 की जो है छड़ें होती है रॉड, वो इसके अंदर भट्टी के अंदर लगाई जाती है जो कि ईंधन का काम करेगी। फिर इसके अंदर आता है अवशोषक। फिर अवशोषक क्या होता है? अवशोषक के रूप के अंदर जो इसमें कैडमियम की छड़ें लगाई जाती है, यानी कि इसका अवशोषण कर ले, जो न्यूट्रॉनों का वो जो ऊर्जा अधिक होगी उसको अवशोषित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की जो है वो छड़ें इस प्रकार से इसके अंदर लगाई जाती है। तो अवशोषक के रूप में कैडमियम की छड़ यूज में आती है। फिर आता है अवमंदक, जो कि अभिक्रिया यानी कि जो अवमंदक जो कम करते हैं वेग को। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए अवमंदक के रूप में आप भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O या फिर आप ग्रेफाइट की जो छड़ें होती है वो भी यूज में ले सकते हो। दोनों ही चीजें अवमंदक के लिए भारी जल D2O या फिर ग्रेफाइट की जो छड़ होती है वो भी यूज ले सकते हैं। और फिर आता है शीतलक। शीतलक के रूप में यहाँ पर जो है ठंड पानी वगैरह होता है, जल होता है, वो यूज में लिया जाता है, जो कि भाप बना देता है, ठंडा कर देता है, उसको ऊर्जा जो आती है उसको भाप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसके मुख्य 4 पार्ट जो होते हैं परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी के, इस प्रकार से होते हैं। अब इसकी कार्यविधि की बात करें हम लोग इसकी भट्टी की, तो ये कार्यविधि किस प्रकार से काम करती है वो देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर 7 फीट मोटी जो है कंक्रीट की जो होती है दीवार बनाई जाती है। इस प्रकार से एक होल दीवार बनाई जाती है, 7 फीट मोटी होती है, अप्रॉक्स कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती है ताकि ऊर्जा जो है अंदर अभिक्रिया हो तो वो बाहर ना निकल पाए, कोई हानि ना हो। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस भट्टी के अंदर क्या लगाया जाता है? यूरेनियम 235 या 238 की रॉड लगा दी, छड़ें लगाई जाती है जो कि ईंधन का काम करती है। और इन छड़ों के ऊपर यानी कि इस यूरेनियम के ऊपर कण का आपतन करवाना चाहिए। तो बच्चों क्या आपतन करवाएंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों का वेग अधिक होता है, अधिक वेग होने के कारण यूरेनियम की छड़ें जो उनको अवशोषित कर लेगी, तो इससे उसका विखंडन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना जरूरी है। तो न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए हम क्या लाते हैं? भारी जल डाल देते हैं या फिर ग्रेफाइट की छड़ें लगा देंगे, जिससे न्यूट्रॉन का वेग कम हुआ, मंदन हो गया है, न्यूट्रॉन का वेग कम होगा और वो कम वेग के न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर आपतित हुए तो यूरेनियम का विखंडन हो जाता है। और यूरेनियम का विखंडन हुआ तो वो अलग अलग नाभिक टूटेंगे, यूरेनियम का विखंडन हुआ, यूरेनियम टूटा है तो वो अन्य न्यूट्रॉनों का निर्माण करेगा। वो न्यूट्रॉन आगे फिर आपतित होंगे तो वो और अन्य न्यूट्रॉनों का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से न्यूट्रॉन, नए न्यूट्रॉन बनते जा रहे हैं, लगातार अभिक्रिया चलती जा रही है और इससे ऊर्जा भी निकल रही है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती जा रही है। और फिर हम क्या करते हैं? उस ऊर्जा को इस नलिका की सहायता से यहां ले आते हैं, शीतलक में ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं। और ठंडे पानी में आने के बाद वो ऊर्जा किस में बदल चुकी है बच्चों? ऊर्जा को पानी में डाला भाप के रूप में। भाप को फिर इस नलिका की सहायता से इस टरबाइन के अंदर डाला जाता है और भाप को टरबाइन के ऊपर डाला जाता है तो टरबाइन को घुमा करके विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी कि परमाणु भट्टी जो है, जो नाभिकीय भट्टी, मुख्य रूप से किस काम में आ रही है? यानी कि जब रासायनिक ऊर्जा को बच्चों किसमें परिवर्तित करना हो? विद्युत ऊर्जा में। यानी कि जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी का यूज जहां पर जो है आ सकता है। किस प्रकार से आएगा? परमाणु भट्टी है, 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार होती है, यूरेनियम 235 या 238 की छड़ें लगाई जाती है जो कि ईंधन का कार्य करती है। और उसके बाद फिर क्या होता है? इसके ऊपर न्यूट्रॉन गिराए जाते हैं जिनका वेग क्या होता है बच्चों? अधिक। और वेग अधिक होने से यूरेनियम उनको अवशोषित कर लेगा। तो वेग को कम करने के लिए भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर आप क्या डाल सकते हो इसके अंदर? ग्रेफाइट की छड़ें। वेग कम होगा, कम वेग के जो न्यूट्रॉन है यूरेनियम के ऊपर गिरे, यूरेनियम टूटा, अन्य न्यूट्रॉनों का निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ और वो उस ऊर्जा को नलिका की सहायता से बच्चों इस शीतलक में ले आएंगे यहाँ पर, यानी कि ठंडा पानी होता है और ये जो ऊर्जा होती है वो ठंडे पानी में आने के बाद भाप में बदल जाएगी वाष्प में, और भाप को टरबाइन पर डालेंगे, टरबाइन को घुमा करके इस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार से जो परमाणु भट्टी होती है या फिर जो नाभिकीय भट्टी होती है बच्चों, वो क्या कर रही है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। और ये इसके मुख्य भाग निम्न थे जो इसमें यूज में आ रहे थे। ईंधन 235, 238 यूरेनियम लिया जाता है। अवशोषक क्या होते हैं? ऊर्जा को यानी कि कंट्रोल करना, अवशोषित कैडमियम छड़ें होती है। अवमंदक आप भारी जल या फिर
ग्रेफाइट की छड़ ले सकते हो, शीतलक जो है इसके रूप में ठंडा पानी के जो है यूज में लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बच्चों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है नाभिकीय भट्टी या फिर परमाणु भट्टी की सहायता से।